तो चलो यहाँ पे हम लोग 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ के देखेंगे जो बार बार जो है रिपीट होते हैं, उनकी थीम जो है सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे पहली बात 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, कि विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो इसको कैसे निकाला जाएगा? देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या पता है क्या हो जाएगा। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे मतलब कि ये 9996 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले आभाज्य संख्या निकालेंगे। ठीक है, आभाज्य संख्या तो पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 भी एक आभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करा, फिर 3 से डिवाइड करा। ठीक है, फिर 7 से डिवाइड करा, फिर 11 से डिवाइड करा, फिर 13 से डिवाइड करा, फिर 7 से डिवाइड करा। ठीक है, मतलब 37 से डिवाइड करा आखिर। अच्छा, यहाँ पे अगर देखो तो सभी के सभी क्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं है? सभी के सभी क्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखा है कि जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कुल अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है। यहाँ पे देखो 3 पावर 3 हो गया, 7 पावर 1 हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ। तो यहाँ पे टोटल कितनी है संख्या है? यहाँ पे टोटल जो है 7 है। ठीक है, अतः विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। ठीक है, देखो देखो ये, क्योंकि ये तीनों क्या थी, 3 तो ये सेम हो गई ना। ये तो 3 का मतलब क्यूब है ना, एक ही तो आएगा यहाँ पे। अगर देखें तो संख्या तो एक ही है ना, 3 ही है। तो 3 ये हो गया, एक ये, मतलब एक ये, 2 ये, 3 4 5 आएगा समझ। तो आभाज्य संख्या कितनी हो गई? 5। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम निकाल सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, अगर रिपीट हुआ तो ये चीज ध्यान देना। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे याद रखना। अच्छा, 1 से लेके जो है 100 तक कितनी आभाज्य संख्या होती है? प्राइम नंबर 25 होती है। ठीक है, सबसे छोटी जो है प्राइम नंबर कौन सी है? 2 है, जो कि एक क्या है, इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, और 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब क्या होते हैं? ऑड होते हैं। याद है ना? तो यहाँ पे ये चीज जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि जो है यदि 8 अंकीय संख्या, ठीक है, कोई इतने से भाग किया जाता है तो x माइनस वाई का मान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको क्या है कि यदि 8 अंकीय संख्या जो है इतने से विभाज्य किया जाता है तो इसका मान किया जाता है। अब 8 अंकीय संख्या विभाज्य किया जाता है। ठीक है, अब 8 अंक से अगर ये संख्या विभाज्य हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब इसके जो मतलब गुणनखंड है, जैसे गुणनखंड इसका कौन कौन जाएगा, इसको 8 गुणे 11 भी तो कर सकते हैं। मतलब ये संख्या 8 से विभाज्य होगी और संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। जैसे जैसे हम लोग नियम पढ़े हैं कि अगर कोई संख्या अगर 6 से विभाज्य होगी, ठीक है, कोई संख्या अगर 6 से विभाज्य हो रही है, इसका मतलब वो संख्या 2 से विभाज्य होगी और 3 से विभाज्य होगी, क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है। ठीक है, नहीं समझी? तो वैसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य हो और 8 से विभाज्य हो। ठीक है, अब तुमको पूछना चाहिए इसको जो है हम 11 और 8 ही क्यों लिख रहे हैं, इसको हम 2 और 44 क्यों नहीं लिख सकते? देखो 2 और 44 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हम इसको पता है, हमको जो है इसको 8 हम जान रहे हैं। ठीक है, 8 से विभाज्यता का नियम हमको पता है, 11 से विभाज्यता का नियम पता है, इसलिए हमको ऐसे नंबर में इनको जो है फैक्टर करना है जिसका हमको ऑलरेडी पता हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है। अब इसको हमको 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 8 से विभाज्यता का नियम होता है लास्ट के 3 जो पीछे का डिजिट हो वो 8 से डिवाइड हो। और 11 का नियम क्या होता है? 11 का नियम होता है कि इवन प्लेस का जो है योग। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है, माइनस जो ऑड प्लेस वाले हैं, यही तो होता है, वो बराबर क्या हो, ये 0 होगा या फिर जो है 11 होगा या 11 का मल्टीपल होगा, यही तो होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 8 से विभाज्य होगी यदि इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या क्या 8 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट में कौन सी आ रहा है, ये 91 वाई आएगा। अब इसको जब 8 से विभाज्य करेंगे तो लास्ट में हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वाई के स्थान में हमको 2 ही लेना पड़ेगा, तभी संख्या पूरी की पूरी विभाज्य होगी। नहीं समझी? तो यहाँ पे y के स्थान में हमको पता चल गया, y के स्थान पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब 11 का निकालने का नियम क्या होता है कि जो है जो ऑड स्थान पे है उनका योग, ठीक है, और जो है जो माइनस पे है उनका योग जो है वो क्या हो, बराबर 11 के हो। ठीक है, नहीं समझी? तो इस प्रकार से कर लेंगे तो x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो दोनों की वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर यहाँ पे है लेट a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, c बराबर इतना है, the following is the true, इसमें से कौन सत्य है? ठीक है, यहाँ पे a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, c बराबर इतना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अब ऐसे ज्ञात करने के लिए पहले आपको ये पता करना पड़ेगा इसमें सबसे बड़ी छोटी कौन है। ऐसे तो हम पता नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबका हर यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, और सबका अंश भी यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, तो इसकी ऐसे केस में आपको या तो अंश बराबर कर लो या तो हर बराबर कर लो। अंश बराबर करना आसान नहीं है, हर बराबर करना आसान है। इन सबका क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो? अब देखो ये जो है एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, और ये एक इवन नंबर है, लेकिन यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है, एक इवन नंबर, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आपको यहाँ पे तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही इनका क्या होगा, लासा होगा। तो यहाँ पे 13 गुणे 14 और गुणे 17। ठीक है, ये गुणा करने पे ये क्या निकल के आएगा, लासा निकल गया है। टाइम टेकिंग होगा, इसलिए यहाँ पे सॉल्यूशन ही देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है मतलब कि एक तरीका वो भी था कि आप क्या निकाल लो,
मतलब तीनों का लासा निकाल लो, लासा निकाल के उसके बाद जो है आप अंश में मल्टीप्लाई करके उसके बाद पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे 11/13 कर लो और 13/14 कर लो और 15/17 कर लो, तो यहाँ पे ऐसे भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका ज्यादा इजी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे संख्याएं जो है बहुत आसपास में है, इनको भाग देना बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है। नहीं तो जो है वो जो 11 × 14 × 17 था वो कर लो, फिर उसके कारण निकाल लो, वो शायद वो ज्यादा लेंदी हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है यदि यहाँ पे है 0.139 प्लस इतना है इतना है इतना है, तो यहाँ पे है 2k, तो k का मान गया था। अब इसको अगर आपको सही से जोड़ना आ रहा है तब यहाँ पे k में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जोड़ने का मतलब ये होता है कि जितने भी यहाँ पे डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उनको हमको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे सबसे ज्यादा हमको देखना है कि डेसिमल में पहले यहाँ पे आप क्या कर लो, पहले इनका तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर लिया, आपने देखा कितने डिजिट पे जो है ये डेसिमल आया 4 डिजिट पे। मतलब अब हमको एक चीज समझ में आ गया, हर एक डिजिट में क्या होना चाहिए, 4 पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक 0 लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी यहाँ पे 0 मतलब कि यहाँ पे 2 0 लगा लेंगे और यहाँ पे 1 0 लगा लेंगे, समझ में आया। तो इस प्रकार से अब इनको हमको ऐड ऑन करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, कुछ समझ में आया। तो इनको इजी ऐड ऑन करना इजी हो जाएगा, इतना आ जाएगा इतना हो जाएगा इतना हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये जो है इजी हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा ये अगर आपको कैलकुलेट करना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली में ये पूछना क्या चाह रहे थे, ये पूछना चाह रहे थे कि आपको जो है डेसिमल पे ऐड करना आता है कि नहीं आता है, नहीं समझी। तो ये चीज था। नेक्स्ट यहाँ पे है यदि जो है a बराबर इतना दिया है, b बराबर इतना, निम्न से कौन से a और b की स्थित नहीं है, ठीक है। तो a बराबर यहाँ पे क्या है a बराबर है -3/4, ठीक है। b बराबर क्या है 5/6, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे पूछ रहे थे निम्नलिखित में कौन सा a b के बीच स्थित नहीं है। तो आप कैसे पता करेंगे a और b के बीच कौन सा स्थित नहीं है, तो इसको देख लो, डिवाइड करके देख लो, ठीक है। इसको डिवाइड करा कितना आया, -0.75 आया और ये कितना है 0.83 आ गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, ये कितना आया 0.4 आ गया, ये इतना आ रहा है और ये इतना आ रहा है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जो है यहाँ पर आपका जो है ये 0.007 आया है, ये तो 0.74 की क्या होगा, बाहर ही तो होगा, आया कि नहीं समझ में, नहीं समझी। तो ये इसलिए आपका ऑप्शन जो है ये 2 वाला नहीं होगा, मतलब बी वाला, समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको आइडिया होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कि गुणनफल को मानक द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे अब मानक का मतलब क्या होता है, मानक मतलब होता है कि आप जो है एक डिजिट, मतलब डेसिमल के पहले एक डिजिट रहेगी, ठीक है, क्या रहेगी, डेसिमल के पहले एक डिजिट रहेगी, उसके बाद जो है अब उसको व्यक्त करोगे। जैसे देखो मानक समय में जो है, देखो ये वाला जो है इनका मानक है, ठीक है। देखो ये मानक है, आया नहीं समझे कि मतलब जो है देखो ये वाला मानक नहीं था क्योंकि डेसिमल के पहले 2 डिजिट थी, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या होगा, मानक होगा, ठीक है। मानक होगा तो जो है जब इसको सॉल्व करोगे आप तो इतना हो जाएगा, इसको कंपेयर करोगे, ठीक है। तो k का जो है इतना निकल के आएगा, ठीक है। और n बराबर कितना आ जाएगा -1 है, दिख रहा है, वैल्यू पुट कर दो। तो सिंपल सा बात है, आपको मानक आना चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा है 2 संख्याएं के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। 2 दी गई संख्या को योग ज्ञात कीजिए। भाई सिंपल सी बात है ना, प्रत्येक अनुपात कितना है, जो है 3/5 है, पहली संख्या 3 मान लिया, दूसरी संख्या कितना मान लिया 5x, ठीक है। अब इनमें क्या 12 जोड़ा जाता है, 12 यहाँ पे जोड़ लो, 12 यहाँ पे भी जोड़ दो, ठीक है। इनका नया अनुपात क्या हो जाता है 5/7। इसी को सॉल्व करना है नहीं समझ में, इसी को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये है, ठीक है, 5/7। अब इसको जो है यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो यहाँ पे क्या होगा 7 × 21 हो जाएगा और 12 × 84 ऐसे 5 × 25 और 12 × 60, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर कितना आया 6 आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू रख दो, यहाँ पे पहली संख्या कितनी हो जाएगी 3x, 18, दूसरी संख्या कितनी आएगी 30, 18 और जो है कितना हो जाएगा 30, 48 आएगा नहीं, सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है कितना 840 है, ठीक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 840 है। यदि दुकानदार इस वस्तु का अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है, ठीक है, फिर भी उसे जो है 19% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करो। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला रटने से बढ़िया पहले चीजों को एक बार समझ लेते हैं ना। यहाँ पे एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 840 है, ठीक है। एक दुकानदार इस अंकित मूल्य पर 50% की छूट देकर बेचता है, ठीक है। तो इस पे छूट देके बेच रहा है 840 पे कितना 15% का ना, तो 840 गुणे 15/100, ठीक। तो इसको यहाँ से निकाल लो, तो ये कितना निकल के आएगा आपका जो है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 84 का आधा कितना होता है 42, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 5 × 15, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 3 दूनी 6 और 4 × 12, 126, ठीक है। क्या आएगा 126, मतलब 840 पे कितना % छूट दिया
15% का, तो 840 माइनस कितना हो जाएगा 126 ना, नहीं समझी, तो 126 हो जाएगा, ये कितना आएगा आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये आएगा 1, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 714, ठीक है। 714 रुपए का मतलब वो जो है बेचता है, कितने का 714 का, ठीक है। 714 रुपए का बेचता है, उसके बाद भी उसको क्या हो रहा है आपका 19% का लाभ हो रहा है, ठीक है। 19% का लाभ हो रहा है। अब किस पे लाभ हो रहा है, 714 रुपए का बेचा है, उसमें 19% लाभ क्या है, इंक्लूडेड है, नहीं समझी, यही तो क्वेश्चन कह रहा है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझा रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो वो कितने का खरीदा रहा होगा, यक्स का है, और यक्स प्लस यक्स का 19% है, कितना यक्स का 19%, यही तो हुआ, यक्स का 19% है, दोनों का ऐड होकर ये कितना आया होगा, यही तो आया होगा 714, यही तो मतलब हुआ। अब इसी को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, ठीक है। तो ये अगर देखो ऐसे भी सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x प्लस 19 यक्स अपान कितना 100 है इजकल टू कितना आपका 714, यही तो आया था। इसको सॉल्व कर लेते हैं अब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 119 यक्स, मतलब सॉरी ये 119 कैसे, हाँ 119 यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर कितना हो जाएगा ये 714, और गुणे कितना हो जाएगा 100 है, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 714 बटे 19 है, और गुणे कितना 100, 119 है। अब इसको जो है करो, अब देखो 19 मतलब यहाँ पे है 100 बार, अगर इसको हम कितनी बार ले जाएं 6 बार ले जाएं तो 600 हो जाएगा, और 19 छक्का 114, तो 6 बार जाएगा कि नहीं है, तो टोटल कितना है 600 आया कि नहीं है, आंसर हमारा ए आया कि नहीं। तो ये देखो ये एक बेसिक तरीका है, जो कि अगर आपने थोड़ा इसको कॉमन सेंस समझा तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दुकानदार का अंकित मूल्य इतना है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 714, तो ऐसे भी निकल के आएगा, ये तरीका होता है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का ये तरीका हुआ, वैसे भी विक्रय मूल्य मैंने लगाया था वो भी तरीका सही था ना, विक्रय मूल्य निकल गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि जो है यहाँ पे 19% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो है 19%, तो यहाँ पे जो है क्रय मूल्य बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे लाभ प्लस परसेंटेज, तो यही तो है, नहीं समझी, ये भी तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका ये तरीका होता है यहाँ पे एमपी अपान सीपी, यहाँ पे इतना है जहाँ पे एमपी अंकित मूल्य सीपी क्या क्रय मूल्य है, ठीक है। इस प्रकार से भी घटा के ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा जो है ट्रिक खोजने से बेटर है कि आप अगर चीजों को समझ जाओ तो कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा आप कर ले जाओगे। अगर यहाँ पे लिखा था यदि 5x माइनस 7/3 प्लस 2 इतना है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ करना नहीं, यहाँ पे पहले तो आपको x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। ऐसे केस में आपको करना होगा सॉल्व करने का तरीका, पहले इसको आप ब्रेकेट लगा लो, ब्रेकेट लगा के दिया नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रेकेट लगाने से जो है चीजें कभी गलत नहीं होंगी, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, इनका एलसीएम लोगे तो जो है 3 आ जाएगा, 3 19 होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी लेकिन 4 से 16 हो जाएगा, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, जो है x वैल्यू 5/40 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम जो है यहाँ पे सॉल्व रख लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, इजी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, अब जो है मान लीजिए कि यहाँ पे p बराबर इतना है, y बराबर इतना है, q बराबर इतना, r बराबर इतना है, ठीक है। अब इसको क्या करना था, इसको करना था कि जो है तब इतने की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, जहाँ जहाँ जो p q दिया है उसको वैल्यू पुट कर दो, ये इसका दिया है, ये इसका दिया है, ये इसका दिया है, ठीक है। अब इसी में काट पीट के आप निकालो, ठीक है। बस इसको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हाँ कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसके आगे इसके ये पूरा लगता ब्रैकेट में लगता है, इसके आगे माइनस था, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदलेंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पे बस यही फोकस करना है कि आप जो है मतलब देखो यहाँ पे मैथ लगाते समय आपको क्या देखना है कि आप जो है चीजों को जो है फोकस्ड होके कर रहे हो कि नहीं, ठीक है, क्योंकि जोड़ना घटाना सबको आ रहा है, ठीक है। कहीं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो रहा, जैसे सिली मिस्टेक होगा तुरंत आंसर जो है सीधे जहन्नुम पहुंच जाएगा, ये याद रखना। अगेन यहाँ पे है x⁴ है प्लस 1/x⁴ इतना है, ठीक है, जहाँ पे x इसको नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, मतलब x की वैल्यू कभी 0 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 1/x का एक मान है, ठीक है। अब इसमें जो है बताना था, बताओ क्या होगा, बताओ। अब इसमें देखो, इसमें इसको करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर ये इतना होता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता है कि जो है हम इसको जो है लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। इसको वैल्यू पता है कितना दिया 322, और 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 324, तो x² प्लस 1/x² कितना है √324, कितना है 18, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता है कि 1x माइनस 1/x² होल स्क्वायर क्या होता है x² प्लस 1/x² माइनस इतना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता था कि इसकी वैल्यू कितनी है 18 है, तो यहाँ पे 18 रख देंगे, और x की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी, है नहीं, मतलब x की वैल्यू 2 कहाँ आई थी, ये तो ये इससे कट जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। तो ये 18 - 2, तो ये कितना आया 16 आया, कितना आया 16।
तो इसका अंडर रूट निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मस्त क्वेश्चन है कि नहीं, हाँ। समझ में आ गया एक बार में। हम्म, यहाँ पे जो है x पावर 4 है प्लस 1/x⁴ है ना, इसको जो है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है कि x² प्लस 1/x², ठीक है। इसको होल स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x पावर 4 है प्लस 1/x⁴ और प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये a² प्लस b² का ही है, ठीक है। लास्ट में वो दोनों जो है यहाँ पे जब ab का मल्टीप्लाई होगा तो ये से ये कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये चीजें आ जाती हैं। आई होप कि समझ में आया होगा ना। अगेन यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है बहुत। अगेन यहाँ पे है यदि 15x² माइनस 26x प्लस 8, ठीक है, इक्वल टू इतना है, जहाँ जो है ए धनात्मक गुणांक है ना, तो इतना का मान ज्ञात होगा। अब देखो एक प्रकार से तुमको समझ में आ रहा होगा कि इसको हमको क्या करना है, ए एक्स और बी है और सी एक्स और डी है, यही तो होता है। जैसे हमारे देखो ये क्या है, ये एक प्रकार से ये क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा ए एक्स, जैसे अब यहाँ पे जैसे हमारा क्या होता है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी, तो हम तो नॉर्मली यही पढ़ते आते हैं। तो क्या ये भी तो हो सकता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो है और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो c प्लस डी भी तो हो सकता है, नहीं समझी, इसका भी तो मल्टीप्लाई होगा है। तो वही चीज है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले हम दो ब्रैकेट में ऐसे करेंगे नहीं, तो इसको क्या करेंगे, 15x² है और माइनस कितना 26x है और प्लस 8 है, ठीक है। अब हमको 26x को क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। दो पार्ट में ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसका जो है क्या हो कि मतलब कि जोड़ने और घटाने पे कितना है, वो 26x आए, ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई क्या हो 8 हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको जो है ये करना है। तो कैसे क्या करेंगे बताओ। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो 8 नहीं होगा, वो यहाँ पे जो यक्स का जो आगे का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, यक्स के जो आगे जो यहाँ पे पूर्णांक होता है इसका और इसका मल्टीप्लाई के क्या हो, बराबर हो, ठीक है। इसको ऐसे दो संख्या में हमको डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो देखो 15 8 कितना होता है, 120 होता है, और इसको क्या हम 26 को 20 प्लस 6 कर सकते हैं कि नहीं, 20 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा है, और 20 छक्का 120 होगा कि नहीं समझी, ठीक है। तो इसको ऐसा कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे है, अब देखो यहाँ पे क्या 15x² है माइनस 26x है 8 है, इसको ऐसे करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 15x² और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको ब्रैकेट में ऐसे लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। अब आगे माइनस चिन्ह था इसलिए अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आया समझ में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5x कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ पे 3x माइनस 4 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ का जो प्लस था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कर लेंगे, उसके बाद कंपेयर कर लेंगे, तो ये हमारा ये इस कंपेयर हो गया इससे, ये इससे कंपेयर हो गया, आया कि नहीं समझ में, दोनों पक्ष की तुलना कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। सही था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन लिखा है त्रिभुज एबीसी में और त्रिभुज एडी में यदि AB बराबर EF है, BC बराबर D है, तो यहाँ पे जो है इसमें पूछना है कौन सा जो है त्रिभुज किसके बराबर है। लिखा है कि दो त्रिभुज हैं, ठीक है। यहाँ पे एक त्रिभुज ABC है, यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज है ABC, ठीक, क्या है ABC है, ठीक है। एक दूसरा त्रिभुज क्या है आपका, यहाँ पे लिखा है DE और F, ठीक है। यदि AB बराबर क्या है, EF है, AB, ठीक है, और क्या है EF के बराबर है, ठीक है, और BC जो है, ठीक है, क्या है BC, ठीक, किसके बराबर है, DE के बराबर है, तथा CA बराबर क्या है, FD है, CA बराबर क्या है, FD है, CA बराबर FD है। तो अब इसमें जो है हम इसमें क्या जो है कह सकते हैं बताओ, मतलब ये भुजा इसकी एक भुजा के बराबर है, इसकी एक भुजा इसकी एक भुजा के बराबर है, ठीक है। तो इसमें जो है हम क्या कह सकते हैं बताओ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि देखो यहाँ पे है कि यहाँ पे डी आंसर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज ABC और इक्वल टू त्रिभुज FED सर्वांशम है, भुजा 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 से, ठीक है। यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं एवं संगत कोण क्या है, समान है, तो वे परस्पर क्या होते हैं, सर्गांशम होते हैं। किंतु ये प्रायः केवल तीन संगत अंगों की समानता प्रदर्शित कर देना ही सर्वांगता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त होता है। तो इसमें भुजा कोण होता है, भुजा कोण भुजा होता है, साइड एंगल साइड, ठीक है, भुजा 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 होता है, ठीक है, साइड 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 होता है, ठीक है, और एक में क्या होता है भुजा मतलब यहाँ पे एंगल साइड एंगल होता है, ठीक है। इन प्रकार से तीनों से करा जाता है। तीनों तरीके से आप जो है किसी भी एंगल को क्या कर सकते हो, मतलब कि उस बोल सकते हो कि हाँ ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है, नहीं समझी। तो इस प्रकार से हम इसको बोल देंगे, ठीक है। हाँ
नेक्स्ट यहाँ पे है लिखा है निम्नलिखित में कौन सा एक समकोण त्रिभुज की भुजा हो सकती है। अब बताओ, ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। हमको पता है समकोण की त्रिभुज की भुजाओं का नियम क्या होता है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं का नियम ये होता है कि इसमें क्या होगा कि जो है दो भुजाओं का स्क्वायर ना, जैसे यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, तो जो सी का स्क्वायर है ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं, यही तो होगा, समकोण यही होता है। अब इसमें जो है हमको देखना पड़ेगा कौन किसके जो है समकोण के बराबर है, ठीक है। तो ये जो है जिसका समकोण के बराबर होगा वही क्या होगी, उसका जो है समकोण त्रिभुज की भुजा हो सकती है, ठीक है। तो इसमें जो है आप देख लोगे तो यहाँ पे क्या दूसरा वाला है सही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 65 का स्क्वायर प्लस 72 के स्क्वायर 97 के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। नहीं समझी, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कर लेंगे, आगे नहीं समझ में। अच्छा, जैसे ऐसा केस आ गया तो कैसे पता करेंगे कि हाँ इसका होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे केस में देखो एक नियम हमको जहां तक समझ में आ रहा है हम ये लगा सकते हैं कि देखो इसका स्क्वायर होगा तो 7 से कितना आएगा, 49 आएगा, लास्ट में 9 आएगा। अच्छा 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा लास्ट में, 5 का 5 होगा, और इसका कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 5 4 9 इसमें भी आ गया। ऐसे इसमें देखो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर यहाँ पे ये भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे 31 है, ठीक है, 7 7 49 और 5 बचे 25, फिर 9 5 14, इसमें तो वो नियम ही फेल हो गया, सब में जो बराबर दे रहा है, नहीं समझी। तो जो है इसमें तो ये नियम तो फेल हो गया। फिलहाल अभी के लिए जो है यही समझो कि यहाँ पे जो है आपको चेक करना पड़ेगा, इस प्रकार से आप चेक करके लगा सकते हो। अगेन लिखा है कि यहाँ पे किसी बहुफलक के 5 फलक तथा 10 जो है शीर्ष हैं, ठीक है, इस बहुफलक के किनारों की संख्या है। अच्छा इसमें अब देखो यहाँ पे लिखा है किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हैं, इस बहुफलक के किनारों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे एक नियम होता है, तो यहाँ पे होता है यूलर के अकॉर्डिंग क्या होता है, फलक प्लस शीर्ष माइनस किनारा बराबर कितना होता है, 2 होता है। ये फार्मूला रटना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये फार्मूला याद है तो यहाँ पे फलक प्लस शीर्ष कितना दिया हुआ है, 7 + 10 -2 बराबर कितना है, मतलब जो है ये माइनस किनारा है बराबर 2 होता है, तो इसको इधर कर लोगे इसको इधर कर लोगे तो -2 बराबर किनारा आएगा, 15 कितने किनारे कितने हो जाएंगे, 15, ठीक है, ये हो गया। अगेन लिखा है त्रिभुज ABC में भुजा AB E तक और भुजा CA को E तक बढ़ाया जाता है, यदि यहाँ पे कोण BAD बराबर 125 डिग्री है और यहाँ पे कोण EBC बराबर 100 डिग्री है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन इसमें सत्य है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है त्रिभुज ABC में भुजा AB को E तक भुजा CA तक बढ़ाया जाता है, तो इसमें जो है इसमें देख लेते हैं कैसे क्या करा है। देखो यहाँ पे है त्रिभुज ABC है, ठीक है, ABC है, अब AB को जो है E तक बढ़ाया जाता है और AC को D तक बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो यही तो कह रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है BAD कितना है, BA और D 125 डिग्री है, समझी। तो जहाँ पे देखो ये जो बीच वाला होता है उसी के अकॉर्डिंग उसी का एंगल ये करा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे कोण EBC, ठीक है, EB और C मतलब ऐसे ये कितना है 100 डिग्री, ठीक है। अब रैखिक युग्म से क्या होता है कि हमारा ये और ये कितना होगा 180 होगा, नहीं समझी, तो इसलिए ये वाला कोण कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, समझ में आया। ऐसे यहाँ पे ये पूरा कितना होता है 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। और किसी त्रिभुज के तीनों कोण योगफल कितना होता है 180 होता है, तब 180 माइनस क्या कर देंगे 55 प्लस 80 है कितना आ जाएगा 135 है, 180 माइनस 135 करेंगे कितना आ जाएगा 45, तो ये कितना निकल के आएगा 45, नहीं समझी। अब जो है इसमें ये हो गया, ठीक है, ऐसे भी लगा सकते थे, इसमें जो है पूरा ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं थी अगर आपने फिगर बना लिया था, ठीक है। अगर आपको पता चल गया हाँ ये फिगर है, तो पता है इन दोनों का योगफल कितना होगा 180 होगा, तो ये 80 हो गया, ऐसे इसका भी 180 होना चाहिए, 80 नहीं समझ में आया, ठीक है, और तीनों का योगफल कितना चाहिए 180 होना चाहिए। अब इसमें पूछा क्या था, इसमें पूछा था कि जो है, तो इसमें पूछा था कि इसमें कौन सा इसमें सत्य है, ठीक है। अब इसमें सत्य क्या था कि जो है यहाँ पे लिखा है कि ABC, ठीक है, और ABC इज 35, इनका अंतर जो है क्या है 35 है, ठीक है। तो जो है अब यहाँ पे ABC, ठीक है, A B और C, और क्या था ABC हो नहीं, मतलब यहाँ पे था BAD, यहाँ पे लिखा ABC हो गया ABC, ठीक है, ABC हो गया, उसके बाद जो है EBC है EBC, ठीक है। अब इनका अंतर पूछा था, ठीक है, तो EBC ये कितना है 100 है, ठीक है, और जो है यहाँ पे
नहीं ये पूछा है ना, ये सी भी ये पूछा है, इसको देखना हमको, हम ये देख रहे थे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है, ये ए सी बी कितना है, ए सी बी ये कितना है तुम्हारा, ए सी बी ये कितना 45 है, 45 और ये कितना है 80 80 है। 45 माइनस 50 कितना आएगा, 35 नहीं आएगा, समझी। तो यही था अंतर, तो ये सही हो जाता। इसमें देखो ये सब पूरा करने की कोई जरूरत नहीं थी, आया कि नहीं समझ में। अगर बस यही फिगर ये बन जाता अच्छे से, ठीक है, उसके बाद जो है ये समझ जाते इतना तो काम हो जाता, ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट यहाँ पे है, यदि जो है समलंब फिगर में इतना लंब है, इतना जो है इतना है रेशियो है, यदि समलंब का क्षेत्रफल इतना है और ये बीच की दूरी इतनी है, तो यहाँ पे एस आर की लंबाई बताइए, ठीक है। समलंब पे बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे है समलंब चतुर्भुज, यहाँ पे है तो इस पे लंब है, तो यहाँ पे माना पी क्यू बराबर कितना है 3x है, एस आर बराबर कितना 2x है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ समांतर भुजाओं का योग इनटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये होता है फार्मूला, ये आपको रटना पड़ेगा ना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ था 480 था, तो हाफ हो गया। समांतर भुजाओं का योग कितना मान लिया हमने, उनको रेशियो दिया हुआ था, ठीक है, 3x और 2x से रेशियो दिया है, 2/3 था कि 3, हाँ 3/2 है ना, नहीं समझी। तो हम इसको 2x और इसको मान सकते हैं ना 3x, और बीच की दूरी कितनी है 12 है, ठीक। x बराबर कितना आ गया 16, तो यस आर की लंबाई कितनी हो जाएगी 2x, ठीक है, कितना आ जाएगा 32, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 88 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर माप वाले आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अति व्यापन किए मोड़कर 1-10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। तो बेलन की धारिता लीटर में है, मतलब ये कह रहे हैं, ये जो है इसको जो है ये है, ये आपका है, ठीक है। अब इसको क्या करा गया, ऐसे कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। अब इसमें जो है धारिता पूछा है, धारिता मतलब क्या होता है, जो है आयतन, ठीक है, धारिता मतलब क्या होता है, आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहली बात तो जो है ये जो बेलन की जो परिधि होगी, जैसे अब इसको क्या करा गया, ऐसे ही तो मोड़ा गया है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, ये पूरी परिधि होगी है, तो जो ये पूरे परिधि आएगी निकल के, ये क्या होगी 88 ही तो होगा, जो इसकी चौड़ाई लंबाई थी, और इसकी जो ऊंचाई थी ये क्या होगा 10 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई आर से जो है यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका जो है धारिता निकालना है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच है, तो यहाँ पे पाई/7 हो जाएगा, है मतलब 12/7 हो जाएगा, 14 गुणे 14 हो गया, ठीक है, और गुणे 10 हो जाएगा, कितना आएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, है। अब 1 लीटर बराबर कितना होता है 0.001 घन मीटर होता है। अब बेलन की धारिता कितनी हो जाएगी, इतना जो है लीटर हो जाएगा, आएगा नहीं सोने। इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे, सही ना। किसी घन का आयतन इतना समझे, इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। किसी घन का आयतन जो है, घन का जो आयतन होता है, इसका पार्श्व जो है पृष्ठ क्षेत्रफल, अब यहाँ पे घन का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे 2 इन जो है यहाँ पे होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, यही तो होता है, बराबर कितना हो जाएगा 51, ये हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो, यहाँ पे आएगा नहीं समझ में, पृष्ठीय क्षेत्रफल ए स्क्वायर हमको चाहिए, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे 21 97/6 कर दो ना, तो 6 त्रिक 18 है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, किसी घन का आयतन दिया है, सॉरी यहाँ पे इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब हमको जो है ए स्क्वायर याद करना है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर में है, तो ऐसे नहीं याद करो, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यही होता है 6a² होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आयतन दिया हुआ ना, क्या दिया है आयतन। अब आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ना, मतलब a³ बराबर कितना दिया हुआ है 2197, नहीं समझी। तो ये किसका है, ये 2197, बताओ। तेईस गुणे तेईस करो, कितना आएगा, इसका यूनिट देख लेते हैं कितना है ये जो है यहाँ पे होता है, ये आएगा कितना 13 का आएगा, किसका आएगा 13 का, ठीक है। इसका करोगे तो ये कितना निकल जाएगा 13 का निकल जाएगा, तो 13 का हो गया। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4a², ठीक है, क्या हो जाएगा 4a², ठीक। तो यहाँ पे जो है आपका जो है 4 × 13 हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे ये पूछा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा था, क्या पूछा था पार्श्व पूछा था, ठीक है, पीछे का पूछा था, तो पीछे का क्या होगा 4a², ठीक। अगेन है, व्हाट इज द मीन ऑफ द रेंज मोड एंड द मीडियन ऑफ द गिवन नोड। इसमें ये कई बार इसमें पूछा जाता है, अगर आपको पता है कि मध्यिका क्या होता है,
ठीक है। अगर विषम है तो इस प्रकार से उपपदवा होता है, ठीक है, तो मध्य का 6 आ जाएगा। और जो बार बार आते हैं तो आवृत्त वाले हो गए, बहुलक हो जाते हैं। और परिसर होता है, दोनों का अंतर ऑलरेडी कर चुके हैं। इनका माध्य क्या होता है, तीनों का निकाल के उसके बाद जो है बटे 3 कर दो, ठीक है। अगेन लिखा है कि जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो है एक घनाकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः इतना सेंटीमीटर, इनके अंदर जो है कितने घनाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि प्रत्येक डिब्बे की लंबाई जो है इतनी है सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले जो है इनको क्या करेंगे, जो घनाकार जो गोदाम की लंबाई चौड़ाई, पहले इनका जो है हम क्या निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकाल लेंगे, आयतन, ठीक है। तो जो है मतलब कि उसके बाद जो है जो छोटा वाला है उसके आयतन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आया कि नहीं समझ में। तो यहाँ पे देखो यही करा गया है। तो यहाँ पे डिब्बों की संख्या कितनी हो जाएगी, घनाकार गोदाम का आयतन, ठीक है, प्रत्येक डिब्बों का आयतन। आया कि नहीं समझ में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे हम। तो डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 4800। आया कि नहीं समझ में। तो ये चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि कितना है, इतना सेंटीमीटर। यदि उसकी ऊंचाई तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बेलन का आयतन क्या होता है, बताओ, बेलन का आयतन क्या होता है आपका। अब यहाँ पे लिखा है लंब वृत्तीय बेलन की आधार की परिधि, ठीक है, कितना है। आधार की परिधि क्या होगी, आधार की, जैसे कोई बेलन होता है तो उसकी आधार की परिधि क्या होती है, एक प्रकार से वृत्त ही तो होता है, ऐसे ही तो होता है। तो ये क्या हुआ, सर्कल ही होता हुआ। तो सर्कल का क्या होता है, 2πr होता है, तो वही उसका भी हो जाएगा। तो 2πr है, इतना है। यहाँ पे r की वैल्यू पता चल गई। अब बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर देंगे, हमको r की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, मतलब इस देखो एक वैल्यू आपको डायरेक्टली दी है, एक वैल्यू आपको पहले इनडायरेक्टली दी रहेगी, उसको पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद मेन फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करना होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे है किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण पर इसके सम्मुख शीर्षों पर डाले गए लंबों की लंबाई इतनी इतनी सेंटीमीटर, इस विकर्ण की लंबाई क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, मानो चतुर्भुज क्षेत्रफल ए है, दोनों लंबाइयाँ इतनी इतनी करने से विकर्ण ये है, ठीक है। अब चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 दोनों जो यहाँ पे लंबाइयाँ हैं, ठीक है, उनका योग और गुणे क्या होता है, विकर्ण होता है, ये तो होता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो यहाँ पे बस ये करना था। इसमें मेन चीज क्या था, मेन चीज यहाँ पे ये फार्मूले का रोल था। चतुर्भुज क्षेत्रफल अगर जो है दिया हुआ है, ठीक है, तो मानो चतुर्भुज क्षेत्रफल ए है तो दोनों लंबाइयाँ क्रमशः कितनी है, L1 L2 है, ठीक है, और विकर्ण क्या है, D है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका ये निकल के आएगा, ठीक। कुछ समझ में आया। यहाँ पे मेन फार्मूला इसका था, अगर ये फार्मूला पता है तो ये क्वेश्चन हो जाता। फिर यहाँ पे है कि यदि इतना है तो यहाँ पे x², यहाँ पे आप पहले तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद x की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो। आएगा नहीं समझ में। तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू निकाल लो, इसको सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करने के बाद x वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2y3 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है इक्वेशन में 2y3 पुट करके इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है यदि a बराबर कितना है, 1 है, b बराबर कितना -3, c बराबर -2 है, तो a यहाँ पे ब्रैकेट में a + b² + c² का मान याद करिए, सबका है। तो यहाँ पे जहाँ पे जो a की वैल्यू जो b की वैल्यू वही पुट करना है, पुट करके इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में ये जैसे यहाँ पे अगर माइनस प्लस को आपने ध्यान रखा, जैसे किसी का स्क्वायर कर रहे हो, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, है नहीं समझी। तो ये चीज अगर दिमाग में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीजें सही हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 3+ हो जाएगा, 2+ हो जाएगा, मतलब ये इसके आगे स्क्वायर तो है नहीं, इसलिए ये निगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे इसके आगे माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आएगा नहीं समझ में। इस प्रकार से चीजें जो है आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये पूछा है कि व्यंजक ये जो है बराबर है, ये किसके बराबर है। अब इसको सॉल्व करके जो है हमको क्या करना था, इसको बराबर करना था। तो इसमें पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके इसको क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता है कि जो है यहाँ पे a³ - b³ बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a - b, फिर ब्रैकेट में क्या होता है a² + ab + b², और एक ये होता है a³ + b³ बराबर कितना होता है, a + b, ठीक है, a² - ab और प्लस b²। तो ये फार्मूला होता है, इस बेसिस पे इसको रख के हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक। अगेन लिखा है यहाँ पे वही मध्य बहुलक परिसर का माध्य ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। सेम चीज है, यहाँ पे कुल संख्या विषम है तो यहाँ पे माध्य क्या होगा, n + 1/2 होता है। अगर सम होता तो यहाँ पे क्या होता है, n + 1 होता, /2 होता, और n/2 होता। आएगा नहीं समझ में। तो इस प्रकार से निकालते हैं। आंकड़ों का बहुलक 25 है और परिसर निकल जाएगा, तो उच्च माइनस निम्न होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मध्यक और सबका जो है माध्य निकालना है, तो यहाँ पे करके क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया। आएगा नहीं समझ में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं,
अब देखो यहाँ पे लिखा है यदि जो है देन द वैल्यू ऑफ द एक्स इज, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पूछा है यदि, यहाँ पे तो एक्स का मान याद करो। अब इसमें भी सिंपल से क्या है, आपको गुणा भाग करना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे इनका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 12×36 होगा, लेकिन 36 प्लस में आएगा, आएगा समझ में। उसके बाद यहाँ पे है आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा 5, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने सही ढंग से ध्यान रखा तो जो है चीज़ें गलत नहीं होंगी, ठीक है। बस यही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि हाँ आगे माइनस है आगे प्लस है तो कैसे हम क्या करें कि जो है चीज़ें वो गड़बड़ ना हो यहाँ पे। फिर वही सेम चीज़ है यहाँ पे, अगर एक संख्या को 88 से विभाज्य किया जाता है तो इतना है, ठीक है। अब 8 अंकों की संख्या 88 विभाज्य का नियम क्या है, 8 × 11 करना है। 8 का विभाज्य का नियम क्या है, पीछे के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। और जो है जो इवन वाले हैं, जो ऑड वाले हैं, उनका जो है योगफल या तो 0 हो या तो क्या 11 के बराबर हो या तो 11 का गुणनखंड हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी निकाल लेंगे, ये निकल जाएगा, सही है। उसके बाद जो है यहाँ पे का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब इसका जो है इसका ये पूरा का पूरा करना है। अब पहले इसमें क्या करो, पहले तुम ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद इनको जो है क्या करते हैं हम, ये ऐसे ही 6 × 18 और 2 20, 20 बटे क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे, भागे, ठीक है। 2 दूनी 4 1 5, 5 बटे 2 हो जाएगा, है 3 चौक 12, 3 5 15, 15 बटे 4, ऐसा में ऐसे ही जो है आपको पूरा ये कर लेना है, ठीक है। करके उसके बाद जो है जब आपको पता है, जब जैसे यहाँ पे अगर P/Q लिखा है, ठीक है, भागे यहाँ पे क्या लिखा है A/B लिखा है, ठीक है। तो जब इसको हम P/Q को जब हम ऐसे करेंगे, मतलब P/Q और जब इसको गुणे करेंगे ये क्या हो जाएगा B/A, ठीक है। ये नियम होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है पूर्णांक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है, ठीक है। पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है, ठीक है। हमको पता है 1 से 100 तक कितने टोटल होते हैं जो है 25 होती हैं, ठीक है। अब अभाज्य युग्म पूछा है, क्या पूछा है, अभाज्य युग्म, मतलब ऐसे जो युग्म है वो भी आपस में क्या हो, अभाज्य हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 और 3, ठीक है, ये आपस में भी क्या है, अभाज्य हैं। और 5 और 7 ये भी आपस में क्या है, अभाज्य हैं, समझी। 17 और 19 ये भी आपस में क्या है, अभाज्य हैं, नहीं समझ में आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 29 और 31 देखो आपस में क्या है, अभाज्य हैं। 31 और 41 देखो आपस में क्या है, अभाज्य हैं। 59 और 61 देखो अभाज्य हैं, ये भी क्या है, अभाज्य हैं, ठीक है। तो टोटल कितने युग्म बन रहे हैं, 8 युग्म बने कि नहीं, नहीं समझी। मतलब टोटल यहाँ पे ये जो युग्म बनाया गया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे देखो यहाँ पे अगर देखें तो टोटल कितनी संख्याएं हैं, आभाज्य संख्या कितनी संख्या है 25, और 25 में 16 ऐसी संख्याएं हैं जो उनका डिजिट है वो खुद भी क्या है, अभाज्य है, क्या है, अभाज्य है, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे मान लो कि जैसे मान लो अभी हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या है कि 1 से 8 तक का अभाज्य युग्मों की संख्याएं हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 8 निकल गया। हाँ देखो जैसे इसमें क्या है कि मान लो अभाज्य युग्म है, जैसे अब यहाँ पे देखो इनका अभाज्य युग्म देखना है, ठीक है। मतलब जैसे अब 5 और 7 के बीच में कोई कॉमन है, नहीं है। 17 और 19 के बीच में कुछ कॉमन है, नहीं है। इनके बीच में कोई संख्या है जो काट सकती है 1 के अलावा, नहीं। इनके बीच में कोई संख्या जो इनको काट सकती है 1 के अलावा, इनके बीच में कोई संख्या है, नहीं। इनके बीच में कोई संख्या है, नहीं, ठीक है। इस प्रकार से टोटल कितना बन जाएगा, टोटल 8 बनेगा, आएगी नहीं समझ में, टोटल कितना बनेगा 8 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी याद रखना, जैसे हम देखते हैं कि अगर जैसे यहाँ पे क्या करें कि हम मान लो देखते हैं यहाँ पे 8 और 9, ठीक है, ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो कि देखो 8 जो है 2 से कट जाएगा, 9 जो है 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इतनी ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो मतलब जिनके नंबर भी क्या है, जिनके डिजिट भी क्या है, आपस में अभाज्य हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो 2 और 3, तो 2 किससे कटेगा, 2 ही से कटेगा। 3 किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा, ठीक है। ऐसे 31 देखो 3 से ही कटेगा, 1 से ही, मतलब ये मतलब लेकिन ये आभाज्य संख्या नहीं, एक आभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये हट जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो आप जो है 5 और 3 देख लो, नहीं समझी, 5 और 3, 3 और 7 देख लो, ठीक है, और 7 और 3 देख लो, समझी। बाकी और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो कटेगी नहीं। तो टोटल 4 संख्याएं ऐसी हैं जो कि मतलब जिनके जो डिजिट है वो भी क्या आपस में अभाज्य है, नहीं समझी, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1 नहीं ले रहे हैं क्योंकि 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है समझ में। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगेन यहाँ पे लिखा है कि जो है यदि इतना है और जो है ए बी से प्रकृत है, तो यहाँ पे इसका मान याद कीजिए। अब इनको जो है हमको क्या करना है, ऐसा जो है इनको ब्रेक थ्रो करना है कि यहाँ पे ये जो है 2 और 3 और 7 के जो है चीज़ों में कटें, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख के काट सकते हैं, मतलब जो है इनके जो है गुणनखंड जो है इनको ऐसे करो तो 2 से काटो, इस प्रकार से 2 × 2 × 3 2 और 3 × 3 और 7 × 7 के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 का पावर कितना हुआ 4, 3 का पावर 3 और 7 का पावर
2, तो हमको ऐसे पता चल जाएगा ए बराबर 2 है, बी बराबर 3 है, सी बराबर कितना है 2 है। नहीं समझी? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लेना था ना, ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है ये माना कि यक्स वह सबसे छोटी संख्या है जिसे इतने इतने से भाग देने पर प्रति समय 5 शेष बचता है, तो यक्स के अंकों का योग है, ठीक है। अब लिखा है यक्स वह छोटी संख्या है, माना कि यक्स वह क्या है, छोटी संख्या, ठीक है। अब यक्स छोटी संख्या है तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इनका लासा लेंगे, 840 आएगा। अब संख्या से भाग देने पर क्या होता है, 5 शेष बचता है, तो हम मान लेंगे वो संख्या क्या है, यक्स है और यक्स प्लस 5 है, समझी। तो वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 845 ही होगी। उनके बाद इनको अंकों का योगफल कितना है, 17 है। नहीं समझी? ठीक है, क्योंकि जैसे हमको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो सबसे छोटी संख्या जो निकालनी है वो उनका क्या होता है, लासा ही होगा, ठीक है। नहीं समझी? क्योंकि ये संख्या जो 840 है ये 35 से भी कटेगा, 28 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 12 से कटेगा और 8 से कटेगा। इससे छोटी संख्या भी कोई नहीं है जो इन सबसे कटे। नहीं समझी? उसके बाद अब सबसे जब ये कट रहा है, इसमें जब हम 5 और ऐड कर देंगे, इसका मतलब सब 5 जो है क्या शेषफल छोड़ के जाएंगे। नहीं समझी? है? अब यही अगर मान लो अब यही कह देता कि जो है 4 अंक की है छोटी से छोटी संख्या, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या, तब इसका हम पहले क्या करते, मतलब इसको हम 4 अंक में कन्वर्ट करते, आएगा नहीं समझ में, इसका दुगना कर देते, तो दुगना कर देते तो वो भी 4 अंक हो जाता, तो वो छोटी छोटी संख्या, उसमें ये नहीं बोला था हमें 2 अंक की चाहिए, 3 अंक की चाहिए, 4 अंक की चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि उससे कोई छोटी संख्या हो ही नहीं सकती है, ठीक। संख्याएं इतने इतने प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि वो इस प्रकार के क्रम में प्राप्त संख्या क्या हो, समानुपाती हो जाए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा देखो। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से हल करने का उचित होता है, ठीक है। अब विकल्प से इनको हल करो, किससे, विकल्प से हल करो, ठीक है। तो यहाँ पे 50 - 17 करो, कितना आ रहा है 33, 33, ये अब इसको देखो तो यहाँ पे क्या है 3:4, 3:4, ठीक है। ये क्या है 33/44 आया, और यहाँ पे 75/4 ये भी क्या आ गया। इस प्रकार से जो है हम इसको घटा के कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, संख्याएं में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्या क्या हो, आपस में समानुपात में हो जाए, ठीक है। समानुपात में क्या होता है कि देखो समानुपात में जैसे यहाँ पे 3:4 आया, ठीक है। उसके बाद समानुपात में क्या आया कि यहाँ पे 3:4 आया ना, तो समानुपात में क्या होता है, इनका गुणनफल और इनका गुणनफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अभी कल फार्मूले में बताया था, याद आया कुछ, कि इनका गुणनफल और इनका गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। जैसे अगर ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ए गुणे बी, ए गुणे डी, ठीक है, और यहाँ पे बी गुणे सी, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते, बी सी गुणे यहाँ पे ए डी, है कि नहीं समझे। तो ये चीज समानुपात का मतलब समझ में आया ना, समानुपात का मतलब ये था। इस प्रकार से हमको देखना है। अब यहाँ पे लिखा कौन सी संख्या घटाई जाए, ठीक है। अब घटाई जाए संख्या इसी में से दिया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो हम यहाँ पे 50 में से जो है जैसे मान लो अगर 50 में से 23 घटा देते, ठीक है, 1961 में से 23 घटा देते तो भी नहीं आता, ठीक है। तो इस प्रकार से घटा के चेक कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। ये भी बताना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे एक राशि है ए बी सी इस प्रकार बांटी जाती है, ठीक है, कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना और सी का 9 गुना क्या है, बराबर है। तो ए और सी में अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ए का राशि कितना है 4x है, तो उनका रेशियो का अनुपात कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इसकी 4x, इसकी 6x, इसकी है, इन सबका योगफल कितना है 1710 है। सही है ना। उसके बाद यहाँ पे जो है x वैल्यू कितना आ गई 90 आ गई, तो यहाँ पे ए की, बी की, सी की सबकी राशि पता चल गई। उसके बाद इन दोनों में अंतर निकाल लेंगे, तो ये क्वेश्चन लगाने का तरीका पता चला। तो पहली बात तो जो है जितना जितना गुना दिया हुआ है हम जान लेंगे, हाँ ये उनका क्या है, रेशियो है। नहीं समझी। तो ए बी सी का रेशियो इस प्रकार से निकल आएगा, हो जाएगा। यहाँ पे अगर लिखा है टोकरियों और ए और बी में फलों की संख्या कितना है, इतना है का अनुपात है। यदि टोकरी ए में से 6 फल निकालकर टोकरी बी में डाल दी जाए तो यहाँ पे ये हो जाता है, ठीक है। तो हमने मान लिया इनका जो है ये कितना है 7x अपान कितना हो जाएगा 9x, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, यदि टोकरी ए में से 6 फल -6 कर दो, ठीक है, और इसमें क्या कर दिया जाता है, निकाल कर टोकरी बी में डाल दिया जाता है। इसमें +6 हो जा रहा है, इसमें कितना हो जा रहा है +6, यही तो हो रहा है। ये बराबर किसके हो जा रहा है 1/3 के। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आएगा नहीं समझ में, है देखो यही तो होगा। तो 7x - 6 अपन ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, ये आपका कितना आया 14 + 18 कितना आया 32, सही है। अब यहाँ पे जो है त्रिभुज ABC और यहाँ पे उभयनिष्ठ आधार पर AB, मतलब तुमको कुछ भी बताया जा रहा है, हम हर चीज तुमको समझ में आ रहा है, लेकिन अभी जब खुद लगाना पड़ेगा तब तुम्हारा जो है दिमाग काम करना बंद कर देता है। कुछ भी पूछो समझ में आ रहा है, हाँ हूँ, अभी जो है पूछ लो कि हाँ कैसे लगा क्या कैसे, तब उसी में जो है ये हो जाएगा कि नहीं समझ में आया।
जहाँ नहीं समझ में आ रहा तो उसको सीधे पूछ लिया करो, हाँ नहीं समझ में आया। अगर यहाँ पे है त्रिभुज ABC और यहाँ पे त्रिभुज AD का उभयनिष्ठ आधार AB है और यहाँ पे दोनों त्रिभुज हैं, तो AB की एक और स्थित है, यहाँ पे AB जो है परपेंडिकुलर है AD, मतलब DA परपेंडिकुलर AB और जो है इतना परपेंडिकुलर इतना इतना है, तो इनमें कौन सा सत्य है। अब यहाँ पे पहली बात तो जो जैसे फिगर कह रहा है वैसा बना लो और इसमें जो है क्रॉस चेक कर लो कि हाँ इसमें जो है कौन, इसमें जो है किसके अकॉर्डिंग कौन सा इसमें सही होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हमको ध्यान देना पड़ेगा। आगे लिखा है यहाँ पे द साइड ऑफ द फोर ट्रायंगल आर गिवन, उससे कौन सा इसमें राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या था, जिनकी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के क्या है बराबर है, यही तो था है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, जैसे मान लो यहाँ पे 24 है ना, तो 24 का स्क्वायर लगभग कितना होगा, 25 के स्क्वायर के आसपास होगा, यही तो होगा। कितना होगा 25 के स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यही तो होगा। उसके बाद मान लो अभी 25 का स्क्वायर तुमको नहीं पता एग्जैक्टली, ठीक है, तो हम ये बता रहे हैं। उसके बाद अब 22 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, 22 का जो स्क्वायर होगा वो 20 के स्क्वायर प्लस होगा, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है लगभग 400 है, और इसका भी स्क्वायर कितना होगा लगभग जो है यहाँ पे 400 होगा है, नहीं समझी। तो यहाँ पे ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि 800 ज्यादा हो जा रहा है। दूसरा यहाँ पे कंडीशन देख लेते हैं, यहाँ पे 61 वाला, ठीक है, 61 का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, वो जो भी होगा वो 60 का स्क्वायर, ठीक है, और 61 का। अब यहाँ पे देखो ध्यान से 60 का स्क्वायर तो लगभग कितना हो गया 3600 है, 3600 क्या लगभग क्या 3600 ही होगा। 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 होगा, सही है हैं? और 61 का स्क्वायर कितना होगा 3600 प्लस होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा सिमिलरिटी दिख रही नहीं, इसको क्रॉस चेक कर लो, ठीक है, तो आपको मिला क्या, यही वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम थोड़ा सा चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं समझी। हाँ तो पाइथागोरस प्रमेय में ये होता है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में समकोण का मतलब क्या होता है, एक भुजा का स्क्वायर दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। किसी चतुर्भुज के तीन कोण इतने अनुपात में है, चतुर्भुज के सबसे कोण चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 होता है। तो यहाँ पे 3x 5x 7x 9x मान लेंगे, 360 कर लेंगे। उसके बाद x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। अब वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे आया कि नहीं समझ में। फिर लिखा है यहाँ पे किसी त्रिभुज का परिमाप कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई कितनी है पूर्णांक में है, तो इस प्रकार के कितने विभिन्न त्रिभुज संभव हैं, ठीक है, नहीं समझी। अब यहाँ पे कह रहा है ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका परिमाप, परिमाप मतलब क्या होता है भुजाओं का योग, ठीक है। अगर ये AB ऐसे है ABC है तो मतलब AB, ठीक है, AB प्लस BC प्लस CA 12 है। अब ये जो है ये कैसे संभव होगा, ये हमको पता होना चाहिए कि त्रिभुज में अब यहाँ पे क्या है तीनों पूर्णांक है, क्या है तीनों पूर्णांक है, तो ये क्या जो है समबाहु त्रिभुज हो सकता है, समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज हो सकता है जिनकी तीनों भुजाएं क्या आपस में बराबर हो, हैं, नहीं समझी, तो ये तीन 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 हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। दूसरा क्या ये हो सकता है कि एक जो है मान लो 4 कर लें, एक क्या कर लें 5 कर लें, और एक क्या कर लें 5 4 9 9 3 12, एक को 3 कर लें, क्या 9 हुआ, अच्छा हाँ, इसमें मान लो ये 4 4 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 4, ठीक है, और ये क्या कर लो 4 5 3 हो जाएगा। लेकिन क्या 4 5 3 पॉसिबल है, इसको देखने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा होता है, नहीं समझी। तो यहाँ पे देखो 5 और 3 8 हो रहा है, तो चौथी भुजा से बड़ा है ना, 5 4 9 इससे बड़ा है कि नहीं। उसके बाद जो है तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे तो जो है और कोई पॉसिबल हो सकता है, बताओ। जैसे यहाँ पे क्या हम ऐसा कर सकते हैं, देखो 6 कर लें और 5 कर लें, 6 5 11 और एक ये कर लें 12, क्या ये पॉसिबल होगा। अब देखो यहाँ पे 6 5 11 हो जाएगा, ये एक से तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे 5 और 6 क्या हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, और जो कि 6 और 6 क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, समझी। और कोई केस जैसे मान लो एक को हम क्या कर लेते हैं, एक को जो है हम यहाँ पे एक को 3 कर लिए, ठीक है, और इसको क्या कर लिए, इसको मान लो 4 8 तो कर ही चुके हैं। अब एक को मान लो इसको हम कर लेते हैं 2 कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं 2, ठीक है, इसको कर लेते हैं 5, इसको कर लेते हैं 5, ठीक है। अब देखो किन्हीं दो का योगफल बड़ा होगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, इससे बड़ा होगा, 5 5 10 इससे बड़ा होगा, है, तो ये भी पॉसिबल है। तो टोटल 3 केस पॉसिबल है। समझिए, देखो वही बनाया भी है, आया कि नहीं समझ में। देखो एक ये हो गया समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, और एक क्या होगा आपका समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। 3 ही केस पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल क्या होता है
तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। नहीं समझी, इसीलिए ये वाला केस पॉसिबल नहीं था। कौन सा? 6, 5 और 1 वाला, क्योंकि इन दोनों का योगफल क्या हो जाता है? 6 के बराबर हो जाता है। ऐसा त्रिभुज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। देखो लिखा है कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट इतने किलोमीटर की चाल से और अगले 18 मिनट इतने किलोमीटर की चाल से चलती है। ठीक है, इस समय अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब लिखा है कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है। तो पहले जो है उसकी स्पीड कितनी थी? 12, मतलब वो ऐसे समझो कि वो 1 किलोमीटर में कितनी जा रही थी, मतलब 1 घंटे में कितनी जा रही थी? 50 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रही थी। तो हम एक अगर ऐसे ही सिंपल समझ लें, इसका मतलब कि जो है हम 1 घंटे को क्या लिख सकते थे? हम 1 घंटे को हम क्या लिख सकते थे? 60 मिनट लिख सकते थे। मतलब इसको 5 गुणे 12 कर सकते थे। नहीं समझी? है मतलब ये 12 मिनट किसका हुआ? इसका 5वां भाग। तो ये भी कितना जाएगी? 5वां भाग जाएगी। तो इसको हम 5 गुणे 10 कर सकते थे। नहीं समझी? है मतलब 10 गुणे 5 कर सकते हैं, ऐसे ही समझ लो। 10 गुणे क्या कर सकते हैं? 5 कर सकते हैं। मतलब ये कितनी गई होगी 12 मिनट में? 10 किलोमीटर। कितनी गई होगी? कुछ समझ में आया? नहीं समझी? फिर कह रहा है अगले 18 मिनट इतने चाल से चली। ठीक है, अब 18 मिनट कितने चाल से चली? इतने चाल से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये क्या कर सकती है? देखो ये जो है मतलब कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। कितना मिनट हुआ? 60। ठीक है, अगर 18 मिनट है, ठीक है, तो मान लो इसको हम 60 को क्या मतलब कि 15-15 मिनट का 4 मिनट कर सकते हैं। नहीं समझी? ठीक है, तो ये कितना हो जाता है? ये 4 का कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। नहीं समझी? कितना हो जाएगा? 40। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि मतलब 15 मिनट में कितना चल गया होगा? ये 10 किलोमीटर। नहीं समझी? है इसका भी तो 10 किलोमीटर चला होगा 15 मिनट में। 3 मिनट अभी इसके पास और बचा है। ठीक है, तो 10-20 किलोमीटर हो गया। अब मतलब इसका मतलब क्या? वो 20 किलोमीटर प्लस ही चला है। कितना है? 20 किलोमीटर प्लस चला है। अब ये तो 20 किलोमीटर आंसर नहीं होगा। अब कितना प्लस चला? 20 किलोमीटर। वो देखो अभी तुम्हारे पास 3 ऑप्शन आ गए ना। अब यहाँ पे अगर देख लेते हैं हम, तो अब हमारे पास अभी कितना था? 3 मिनट बचा था। कितना बचा था? 3 मिनट। ठीक है, और जबकि वो 15 मिनट में कितना जा रहा है? 15 मिनट कितना जा रहा था? 10 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा कि वो 3 मिनट में कितना गया होगा? तो ये 15 मिनट कितना है? ये जो है इसको हम 3 गुणे 5 कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं? 2 गुणे 5 नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब 3 मिनट में कितना गया? 2। समझ में आया? नहीं समझे? ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है, तो हम पहले वो तो ऐसे समझाने के लिए बता दिया। अब यहाँ पे पहले दूरी 4 गुणे कितना हो जाएगा? समय हो जाएगा 10 किलोमीटर। दूसरी में क्या है? 4 गुणे समय 12 किलोमीटर। आया समझ में? नहीं समझी? तो यहाँ पे जो है दोनों क्या हो जाएगा? ऐड ऑन हो जाएगा। ये सबसे बढ़िया तरीका था। ठीक है, वो तो एक समझने के लिए तरीका है। अगर मान लो जैसे अभी नॉर्मल दिया होता तो ऐसे लगा लेती। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 194 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि इसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई से तो इसका आयतन जो है मीटर में बताइए। ठीक है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पे 2 इंटू LB/BH और HL होता है। ये जो है घनाभ का 194 सेंटीमीटर दिया है। अब लिखा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही फार्मूला होता है, याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हमको पता चल गया कि जो है इनकी जो है कितना निकल के आया। यहाँ पे हमें हर एक की वैल्यू पता चल जाएगा। यच की वैल्यू कितनी है, क्या कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसके बाद हमें जो है इसमें घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुणे B गुणे H होता है। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम फिर से बता रहे हैं, इसमें एक चीज आपको दिया रहेगा, उसके थ्रू आप वैल्यू निकालो। जैसे यहाँ पे लंबाई दिया, चौड़ाई दिया है, आपको ऊंचाई निकालना था, क्योंकि आयतन में ऊंचाई का यूज होता। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती ना, तो पहले ऊंचाई आप यहाँ से निकालो, क्योंकि क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई का यूज किया गया होगा। नहीं समझी? तो वहां से हमको ऊंचाई पता चल जाता। नहीं समझ में आ रहा कुछ? तो ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें देखो, यहाँ पे जो है ऊंचाई का यूज, यहाँ पे ऊंचाई का मान रखा होगा तभी तो उसको पता चला होगा। तो यहाँ से हमको ऊंचाई का मान पता चलेगा, फिर ऊंचाई का मान वहां पे यूज कर लेंगे। नहीं समझी? इसका मतलब ऐसे ही है कि तुमने किसी से पैसा उधार लिया है। ठीक है, फिर अब उसको भरपाई करने के लिए तुम किसी दूसरे से पैसा उधार लेके फिर उसको दे रहे हो। समझे? तो वैसे ही है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे है जो है किसी समलंब का जो है क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका शीर्षलंब 7 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है, तो कुल भुजा की लंबाई जो है सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब समलंब का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, उसका शीर्षलंब दिया है इतना, समांतर भुजाओं का अभी हम लोगों ने देखा था समलंब का जो है क्षेत्रफल वाला क्या होता था? हाफ इंटू भुजाओं का योगफल और गुणे क्या होता है? उसकी जो है ऊंचाई होती थी। यही तो था। अब समलंब का क्षेत्रफल जो है इतना है, बराबर कितना है? 105 है ना। अब उसका शीर्षफल 7 सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं में से एक भुजा की जो है शीर्षलंब कितना है? यहाँ पे H बराबर कितना है? H बराबर 7 है।
यही तो है, हाँ, और भुजाओं में से अधिक लंबी है। तो अगर दूसरी यक्स थी और तो अगर मतलब पहली यक्स है तो दूसरी क्या हो जाएगी, x + 6, यही तो होगा, ठीक है। तो भुजा की लंबाई यही सॉल्व कर लो, नहीं समझी, ये x + 6 है ना, तो कितना हो जाएगा, 2x + 6 हो जाएगा, कितना, 2x + 6 हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, x + 6 आ जाएगा। अरे भाई x और x + 6 है ना, नहीं समझी भाई, ये पूछा है कि अगर पहली वाली से 6 सेंटीमीटर लंबी है तो पहली मैंने x माना है, तो दूसरी कितनी होगी, x + 6 होगी ना, नहीं समझी। हाँ तो समझ जाया करो तुरंत। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है, 105 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा, यहाँ पे 2x प्लस कितना आता है, 6 आता है, और बाहर कितना था, 1/2 था, इंटू कितना है, 7 है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे x प्लस कितना आएगा, 3 आएगा, बराबर कितना आएगा, 7 आएगा, नहीं समझी। तो यहाँ पे कितना हो जाता है, ये जो है 7x है, बराबर नहीं, इंटू है, हाँ इंटू है, ठीक है। या फिर सीधे क्या करो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर डिवाइड कर दो, है डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 7 करने में 7, यहाँ पे आया, और 7 5 35, 15 7 105, 15 आ गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 12 आ जाएगा, कितना आएगा, 12 आ जाएगा, समझी। और 12 जो है छोटी भुजा हो गई, बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, 12 + 6 18 आएगा, नहीं समझ, सिंबल ऐसे निकाल लेंगे तो यहाँ पे वही पूरा करा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, समांतर भुजाओं का योगफल गुणे इसलम, यही तो था, x + 6, ठीक है, नहीं समझी। इस प्रकार से जो है ये कर लेंगे, ये देखो थोड़ा बड़ा कर लिए हैं, सिंपल से कर लो, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेती तो यहाँ पे x + 3 हो जाता, कट जाता ये, और 7 से इधर डिवाइड कर देती, यहाँ पे कितना आ जाता तुम्हारा, 15 आ जाता, 15/x प्लस कितना हो जाता तुम्हारा 3, x बराबर कितना आ जाता, 12 आ जाता, और जो है बड़ी भुजा कितनी हो जाती, x + 6 थी तो 12 नहीं समझी। फिर लिखा है आधार के 3 सेंटीमीटर वृत्त बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे क्या है कि आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। बेलन का जो है आयतन सेंटीमीटर में है, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है क्या है, इसका जो है r दिया हुआ है, ठीक है, 3 है। अब हमें क्या चाहिए, पहले हमें यच चाहिए। अब यच हमको कहाँ से पता चलेगा, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल से। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे यच है कि नहीं, अब यच का इन्होंने यूज करा है, अब यच से हमको वैल्यू यहाँ पे पता चलेगी कितनी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर चलेगी तो हमके बेलन का जो आयतन होता है πr²h, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, या फिर जो है यहाँ पे ये 3.14 होता है, समझी। पुट कर देंगे, हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है, यदि इतना 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 प्रत्येक में यक्स जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपात होती है, तो इतना इतना मान याद करो, ठीक है। अब क्या है, समानुपात है, समानुपात का मतलब अभी मैंने बताया था ना कि जो है में प्रत्येक में क्या है, यक्स जोड़ा जाए, ठीक है, क्या हो, यक्स जोड़ा जाए। तो यदि इतने में प्रत्येक में यक्स जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपात, मतलब मान लो यहाँ पे क्या है, आपने 14 + यक्स करा, ठीक है, और यहाँ पे क्या करा है, 12 + यक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, समानुपात होगा, 34 + यक्स है और 30 + यक्स ना। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब जो है इनका और इनका मल्टीप्लाई, ठीक है, इनके और इनके मल्टीप्लाई की क्या है, बराबर है, यही तो मतलब हुआ ना। मतलब हम क्या करेंगे, 12x और 34 + यक्स, 12 + यक्स, एंड यहाँ पे इनका इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। एक दूसरे के बराबर होगा तो हमको क्या पता चलेगा, x की वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, देखो यहाँ पे ये करे हैं, ठीक है। अब समानुपात का नियम क्या होता है कि जो है, देखो यही तो हुआ, आएगा नहीं समझ में कुछ, ठीक है। जब नियम आपको पता है तो चीजें कभी गलत नहीं होंगी, इनका और इनका मल्टीप्लाई, इनका और इनका मल्टीप्लाई, ठीक है। अब वही मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो है हमको x वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 6 निकल के आएगी। इसको देख लेना, अगर कहीं समझ नहीं आएगा तो फिर अपना सर्वर पटक के देख लेना, ये सब बेसिक चीजें आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब x की वैल्यू जो है पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है, नहीं समझी। तो 12 × 6 = 72 और 9 = 81, 81 किसका अंडर रूट है, समझ में, हाँ, मतलब 9 का स्क्वायर अंडर रूट नहीं है, ठीक है। अगेन यहाँ पे लिखा है यक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जो इस इक्वेशन को क्या करता है, संतुष्ट करता है। पहले यहाँ पे यक्स की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे जो यक्स वैल्यू जो आएगा उसको पुट करो, किसमें कौन सा किसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं समझी। तो यहाँ पे यक्स की वैल्यू निकाल लो, यक्स वैल्यू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब हर एक ऑप्शन पे चेक करके देख लो, ठीक है, किसको सेटिस्फाई कर रहा है, सिंपल है ना। यहाँ पे लिखा है इतना x प्राप्त करने के लिए इतने में से क्या घटाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल है। तो इतने में हम देख लेंगे, इतने में से क्या घटाना चाहिए, तो हमने मान लिया कितना, z घटाना चाहिए, तो z घटा दो, z घटाएंगे इसके बराबर आना चाहिए, तो z की जो वैल्यू आएगी फिर वही जो है आंसर हो जाएगा आपका, सही है।
अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन है, पूछा है कि इसका सॉल्व करना है, यहाँ पे इसका मान बताना है। अब यहाँ पे फिर वही चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई या गुणा जो है कैसे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ब्रैकेट का अगर आप ध्यान देंगे, और जो है जो बदमाश का रूल होता है, पहले भाग, पहले ब्रैकेट, ठीक है, फिर ऑफ, फिर जो है यहाँ पे आपका क्या होता है डिवाइड, फिर मल्टीपल होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्सट्रैक्शन होता है। उसको आप यूज करेंगे तो सिंपल सा निकल जाएगा। उस पर लिखा भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आपको पहले इनको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इनका लासा मासा निकाल के कर लीजिए, या फिर क्या करिए संख्या को, हर संख्या को डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको डिवाइड करना आता है तो आप वो करिए, अगर आपको लासा मासा निकालना आता है तो वो करिए, अगर दोनों नहीं करना आता है तो फिर दोनों सीखिए, ठीक है। या तो जो है क्वेश्चन स्किप कर गया, ये हंसना नहीं है, जो है वो सच्चाई है, जो है इसमें टाइम तो लगेगा, सीखना तो पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे दिया, देखो यक्स, यदि x बराबर इतना है और y बराबर इतना है और जो है z बराबर इतना है, तो यहाँ पे इनके महत्तम समाकवर्तक, महत्तम समाकवर्तक नियम क्या होता है इसमें, देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसमें जो है महत्तम समाकवर्तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो होता है एलसीएम होता है ना, एलसीएम ही तो क्या है, महत्तम समाकवर्तक है। अच्छा हाँ, लघुत्तम समाकवर्तक, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना। तो इसमें अब देखो, इसमें क्या करेंगे, देखो कौन कौन सा इसमें जो है वो हो रहा है। देखो यहाँ पे अब इसका निकालने का नियम ये होता है कि हर एक संख्या का, ठीक है, हर एक संख्या का हम देखते हैं कि तीनों में से जो लीस्ट पावर होगा वही जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे देखो 2 का तीनों में सबसे कम पावर किसमें है, ये वाला है, 2 पावर 2 है। और 3 का अगर देखो सबसे ज्यादा लीस्ट पावर कौन सा है, 3 पावर 2 है, ठीक है। और 5 का सबसे लीस्ट पावर कौन सा है, 5 पावर 2 है, समझी। और 7 का सबसे लीस्ट पावर कौन सा है, 7 पावर 3 है। तो यही जो है आपका निकालेंगे तो यही क्या हो जाएगा, आपका लघुत्तम समाकवर्तक। आएगा नहीं समझ में, हाँ आएगा नहीं समझ में। तो ये जो है लघुत्तम समाकवर्तक, ठीक है। तो ये हो गया। आगे लिखा है अंकगणित में 2 अंकों के लघुत्तम समाकवर्तक सबसे अधिक छोटी संख्या को कहते हैं, दोनों से क्या विभाजित करके, पता ही है ये सब, ठीक है। हाँ ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि यदि पी क्यू आर आर अभाज्य संख्या है तो जो है इनका मान क्या है, ठीक है। अब इनका मान बताना, ठीक है। अभाज्य संख्याएं हैं, अब अभाज्य संख्या का मतलब क्या होगा, अभाज्य संख्या पता है ना क्या होता है, 2 3 5 ना, 7 9 तो नहीं होगा, 11 होगा, ठीक है। ये चीज है। अब इनको जो है पहले हम क्या करेंगे, इनको हम किसमें करेंगे, मतलब इसको काटो पीटो, ठीक है, 2 से काटो, फिर 3 से काटो, जैसे जैसे कटे, ठीक है। फिर इनको जो है कहने का मतलब यहाँ पे ये 3 संख्याएं होंगी। इससे एक चीज हमको पता चल रहा है, ये 3 संख्याएं से कटेंगी, ठीक है। एक संख्या आएगी जिसका स्क्वायर होगा, एक संख्या आएगी जिसका क्यूब होगा, फिर यहाँ पे हमको वैल्यू पता चल जाएगी ना, फिर उठा के वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये करा है, इसको जब हमने काटा तो यहाँ पे देखो 2 जो है 4 बार आया, 3 जो है 3 बार आया, 11 जो है 2 बार आया। तब यहाँ पे जो है पुट कर लो, हमको पी के वैल्यू पता चलेगी, कंपेयर कर लेंगे। अब देखो इसका जो है किसका स्क्वायर 3 बार है, इसका किसका स्क्वायर जो है 4 बार था, तो यहाँ पे आर का, ठीक है। ये गलती मत कर देना कि जो है ये समझ लेना कि ये एकदम पूरा रेप्लिकेट है, पी बराबर 2 कर लेना और इसके बराबर ये कर लेना, नहीं समझी। क्योंकि हमको पावर देखना है, आर जिसकी पावर 4 है वही आर है, समझी। तो यहाँ पे आर किसकी पावर 2 का, तो इसलिए आर कौन है, 2 है। ये चीज यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगेन है यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, फिर लिखा है यदि 7 अंक वाली संख्या इतनी है तो 72 से भाज्य है ना। तो यहाँ पे जो है मान याद करें। अब 72 से भाज्य का नियम क्या होता है, 12 छक 72, ठीक है। कोई भी संख्या अगर 72 से भाज्य है, ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 72 को क्या लिख सकते हैं हम बताओ। इसको हम 72 को लिख सकते हैं 12, 6 गुणे 12 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 12, ठीक है। और 12 को भी क्या लिख सकते हैं हम, मतलब जो है 12 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 2, ठीक है, समझी। तो मतलब कोई भी संख्या मतलब 72 से भाज्य है तो इसका मतलब किससे भाज्य, या इसको हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 8 छक 72, क्या लिख सकते हैं 8 छक 72 ना। तो इसका मतलब संख्या 8 से विभाज्य होना चाहिए, 6 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। 6 से विभाज्य तक नियम क्या है कि संख्या जो है लास्ट में 2 और, मतलब देखो अब इसका मतलब ये हो गया कि 9 तो कभी नहीं आएगा क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, नहीं समझी। उसके बाद 7 भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे 8 और जो है तुम्हारा 6 होता। अब इसके बाद जो है आप तुमको पता है कि जो है यहाँ पे 8 से भाज्य होना चाहिए ना, 8 से भाज्य होना चाहिए, तो तीनों की संख्या क्या होनी चाहिए, लास्ट वाली डिजिट 8 से विभाजित। हाँ, तो यहाँ पे 8 से अगर विभाज्य करोगी तो यहाँ पे 8 से भाज्य करो ना, तो 8 8 64 होता है, तो 8 सते 56, ठीक है। यहाँ पे कितना आया, 2 निकल के आया। अब 8 अगर यहाँ पे करोगे, ये कितना रखोगे तुम यहाँ पे जो है 8 सते 56 ना, तो कितना 58 है, ठीक है। तो सॉरी इनका योगफल होता है कि ये संख्याएं तीनों होती हैं, भाज्य होती हैं। एक तीनों मिनट, संख्या एक मिनट, 8 छक 72 नहीं होता बेवकूफ, 8 9 72 होता है। हर जगह बस हाँ हाँ कर दो। बताओ मतलब मैंने बोल दिया कि 8 छक 72, तो तुमने भी अब ऐसे बोल दिया, 8 9 72 होता है ना, इतना जो है मतलब वही है बेवकूफ़ी वाला। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो है कोई भी संख्या 8 से विभाज्य है तब अंतिम 3 अंक से होते हैं 8 से विभाज्य होते हैं,
ये प्रकार से करना पड़ेगा। उसके बाद जो है 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जो है यहाँ पे 9 से विभाज्यता का नियम वही 3 वाला विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए, यही तो है। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तब आएगा नहीं समझ में। 8 से कितना होता है, 8 से 48 होता है, समझ में आया। बस जो भी बोल दो सीधे हाँ हूँ कर देना, तुम जो है तुमको दिमाग लगाना नहीं है, तुमको तो पता है कि हाँ एकदम जो भी बता रहे एकदम 100% सही है। उसमें भाई जो है बोलते समय मिस्टेक हो सकता है ना, तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि हाँ सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। ये लिखा है तो ट्रिक नहीं है। अब पाइथागोरस ट्रिक का मतलब क्या, दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा के क्या होता है, बराबर होता है। दो भुजाओं का मतलब दो भुजाओं के स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा इसमें कौन सा ट्रिक के अनुसार नहीं है। इसमें देखो इनका योग, इनके स्क्वायर का योग इसके बराबर है, इनके स्क्वायर का योग इसके बराबर है, इनके स्क्वायर का योग इसके बराबर है, समझी। इसमें ये इसके बराबर नहीं है, इसमें जो है तुमको हर एक का जो है रख के पता करना पड़ेगा। आएगा नहीं समझ में। अगेन यहाँ पे उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप कोण के क्या हो, 4 गुना के बराबर हो। अब इसमें अब यहाँ पे माना कोण क्या यक्स है, ठीक है। दो कोण का संपूरक कोण क्या होता है, ये मतलब 180 माइनस एक्स होगा, ठीक है। मतलब दो संपूरक कोण जो होते हैं उनका योगफल कितना होता है, 180 होता है। और जब पहला यक्स है तो दूसरा क्या होगा, 180 माइनस एक ही तो होगा, नहीं समझी। अब माना संपूरक कोण के पूरक कोण का योग मान कितना है, 90 डिग्री है, 90 माइनस एक्स है। तो इस प्रकार से ये जो है पूरा कर लेंगे, 180 माइनस एक्स बराबर 4 इंटू 90 माइनस एक्स, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से जो है निकाल लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में यक्स और जो है इतना है तो यहाँ पे वह त्रिभुज अवश्य होगा। तो यहाँ पे पहले अब भाई निकाल लो, हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे यक्स प्लस कितना है, 3x प्लस 6 है, तो कितना हो जाएगा, 6 9 हो जाएगा, 9 एक 10 10x हो जाएगा, 10x प्लस 20 इक्वल टू कितना होगा 180, यक्स बराबर कितना निकल के आएगा 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 16 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 6 3 18 और 18 20 16 होगा, ये 6 नहीं 16 आएगा ना, 160 होगा ना, 160 बटे 10 करेंगे तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। तो 16 आएगा तो 16 3 48 48 20 68 और ये कितना हो जाएगा 16 छक्का 96 ना, तो ये क्या होगा, ये जो है अब इस प्रकार से निकालेंगे तो अब देखा जाएगा तो जो है ये क्या हो रहा है, एक प्रकार से अधिक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, अधिक कोण, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है, देखो x वैल्यू कितनी आई 16 आ गई ना। अब यहाँ पे बड़ा कोण क्या होगा 96 हो जाएगा, जो कि क्या है एक अधिक कोण है, ठीक है। अधिक कोण इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये चीज जो है यहाँ पे बताना चाहिए, ठीक है। मतलब वही सेम चीज़ वहाँ पे बार बार वही क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, इसमें कुछ है नहीं। तीसरी भुजा का जो है ये भुजा का नियम अगर पता है तो निकल जाएगा। इसको ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं कि स्थान भी इतना है तो आंकड़ों में देना है, तो वही चीज़ है और वही क्रम में करो, आगे चीज़ें आगे पीछे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि चीज़ें इसको लगाने से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा किसी ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, किसी थैले में 3 सफ़ेद 2 नीली और 5 जो है लाल गेंदें हैं। थैले में यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है, इसकी जो है प्रायिकता याद करो। तो पहली बार टोटल कितने हैं उसको देख लेंगे। देखो यहाँ पे कुल गेंद कितने हैं, यहाँ पे 3 व्हाइट हैं, 2 ब्लू हैं, 5 रेड है ना, तो टोटल कितने हैं, टोटल हैं 10, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये क्या है कि ये पूछा जा रहा है कि जो है मतलब कोई भी गेंद लाल रंग की नहीं है, ठीक है। तो मतलब जो इंसिडेंट है वो लाल रंग की नहीं है, ठीक है। तो लाल रंग की गेंद की होने की प्रायिकता क्या होगी, निकाल लेंगे। मतलब कि टोटल है और ये हो गया, अब नहीं होगी तो 1 माइनस कर देंगे, नहीं समझी। पहले निकाल लेंगे कि इसकी प्रायिकता है क्या, और नहीं होगी तो क्या हो गया 1 माइनस हो जाएगी। 5 आया, ये जो है ये 5 है ना, रेड 5 है ना, देखो ये रेड का है 5 है ना, समझी। ठीक है। इस प्रकार से जो है निकाल लेंगे कि टोटल जो है घटनाएं हो रही हैं। अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लिखा है कि एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, वह सदस्यों का कितना परसेंट था, कितना प्रतिशत था, ठीक है। एक बैठक में सदस्यों में से, ठीक है, 4/25 क्या थी, महिलाएं थी, क्या थी, महिलाएं थी। तो यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था, ठीक है। तो अगर जो है तो कितना, मान लो सदस्य संख्या टोटल कितनी थी, यक्स थी, ठीक है, कितनी थी, यक्स थी, यक्स निकाल लो, या मान लो टोटल सदस्य संख्या कितनी थी 100 थी, अब सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, तो इसका 4 क्या करो 25 करो, ठीक है। तो यहाँ पे 25 चौका 100 मतलब कितनी हो गई 16 महिलाएं थी, अब वो कितना परसेंट हो जाएगा 16% हो जाएगा, नहीं समझी, कितना हो जाएगा 16%, ठीक है। दूसरा तरीका था, अब तुम बोलो जो है क्यों 100 मान लिए,
सीधे जो है यहाँ पे यक्स मानो, तो यक्स मान के भी कर लो, तो मान लो कितनी थी, यक्स थी, यक्स का कितना इतना इतना परसेंट, तो कितना हो जाएगा ये 4x अपान 25 है, नहीं समझी। अब इतना जो है महिलाएं हो गई, अब कितने में से, यक्स में से है, तो हम घटा देंगे यक्स माइनस 4x अपान जो है 25, ठीक, तो जो है क्या निकल के आएगा, नहीं एक सेकंड, अब इतना जो है कितना आया 4x अपान 25, ये क्या हो गई, महिलाएं हो गई। अब ये कितना किसका कितना परसेंट है, यक्स का, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4x अपान 25 है अपान यक्स और गुणे क्या 100, यही तो होगा, तो 25 चौका 100 है, नहीं समझी, तो 400 कितना आएगा 16 यक्स बटे यक्स, तो कितना आएगा 16%, नहीं समझी, दोनों तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अगेन लिखा है एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की क्या की, कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले के 500 रुपए में बेची जाती थी, ठीक है। अब 500 में बेची जाती थी, 500 का 10% कितना होगा 50 है, तो कितने कम वो जो है नए रेट उसका कितना होगा 450, नहीं समझी, है क्वेश्चन सही है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे अब इजी क्वेश्चन है, मतलब 2018 का पेपर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी है। अब यहाँ पे जो है ये देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिया है, एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो परिणामों पर अवकलित यहाँ पे ये जो है ये आता है, यह चित है, ये पट है ना, तो चित प्राप्त करने की संभावना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे चिट प्राप्त करने की संभावना क्या है, 10 बार उछाला जाता है और चिट कितनी बार आया है यहाँ पे जो है चिट मतलब कितना यच है, तो देखो यच 2 3 4 5 6, तो 6 बटे कितना हो जाएगा 10 है, 6 बटे 10 मतलब 3/5, आंसर कितना आएगा ए आएगा नहीं समझ में। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन हो जाएगा ना, इसको सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, तो आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे जो है 4/5 है और इतना इतना है, इसको करो, ये सॉल्व करो, यहाँ पे जो है कंपेयर कर लो दोनों का बराबर करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है निकल के आ जाएगी, एक्स वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते तब वैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ इतना इतना है, इसका मान याद करो। अब जो है इसमें पहले तो जो है 121 को क्या लिख सकते हो, 11 लिख सकते हो, तो 11 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 81 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे करोगे तो कितना 100 हो जाएगा, मतलब कितना आएगा आंसर बी आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आएगा नहीं समझ में। ये चीज़ है, एक पार्क में इतने पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि जो है पंक्ति में पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या के कैसे समान हो। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या होगी, कितनी है 784 है, तो इसका मतलब क्या है स्क्वायर के रूप में रखना है, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर के निकाल लेंगे। आएगा नहीं समझ में, कितना करेंगे स्क्वायर निकाल लेंगे, तो 784 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे पीछे से जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। अब ये आया तो इसके नियरेस्ट जो है स्क्वायर कौन सी है 2 का होगा, है नहीं समझे, 2 बार ले जाएंगे तो फिर 2 यहाँ पे उड़ाएंगे, फिर 2 दूना 4 होगा, यहाँ पे 3 आएगा, पूरा 84 एक साथ उतरेगा, फिर यहाँ पे 4 होगा, है। अब संख्या ऐसी रखनी है जो इससे ज्यादा ना हो या इसी के पास हो, तो यहाँ पे 8 बार जाएगा, तो कितना आएगा 28। आएगा नहीं समझ में, है ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आई होप कि हम लोगों ने लगभग 100 क्वेश्चन कर ही लिए हैं। यहाँ पे 700 मीटर क्षेत्रफल के आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है, तो टैंक में पानी का स्तर की ऊंचाई क्या होगी बताओ। अब दिया है यहाँ पे दिया है टैंक का आयतन जो है कितना है 140 सेंटीमीटर क्यूब है, तथा टैंक का क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई 700 मीटर क्यूब है। टैंक का आयतन कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, और जो है यहाँ पे आयतन ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल लेंगे तो हमारा ये वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें थी, ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं।